सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम मिलवा रहे हैं दिव्यांश गुप्ता से, जिन्होंने गेट 2025 के अंदर बेहतरीन रैंक आ रही है इनकी। और ये जो इन्होंने किया है वो फाइनल ईयर कॉलेज के साथ साथ इतनी बेहतरीन रैंक लेकर आ रहे हैं। बच्चों के पास बहुत बहाने होते हैं, सर मेरी गेट में रैंक इसलिए नहीं आ रही बिकॉज मैं कॉलेज के साथ कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहा था और हर टाइम पे सर मैं रिवीजन नहीं कर पाया, सर मैं पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर पाया, सर मेरे सेमेस्टर के एग्जाम थे इस वजह से मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई। बहाने बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज भी करते हैं कि सर मेरी रैंक इस वजह से नहीं आ रही। तो भाई एक जीता जागता एक उदाहरण हमारे सामने है कि एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा स्टूडेंट जो कॉलेज के साथ एक बेहतरीन रैंक लेकर आ रहा है। उसने कॉलेज को भी मैनेज किया, उसने सेमेस्टर एग्जाम को भी मैनेज किया, कॉलेज के अंदर क्लासेस को भी मैनेज किया, ठीक है, फाइनल का प्रोजेक्ट भी मैनेज किया, सारी चीजें मैनेज की और उसके साथ साथ गेट के अंदर रैंक भी मैनेज की। ये करना आसान नहीं होता है, लेकिन यदि कोई सोच ले कि मुझे कुछ करना है तो वो दोस्तों करके चला जाता है। यदि सच में आप भी चाहते हो गेट 2026 के अंदर एक बेहतरीन रैंक छोड़ना कॉलेज के साथ, तो ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला। हर एक बच्चे को ये इंटरव्यू देखना चाहिए, जो भी बच्चे 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो कॉलेज के थर्ड ईयर के अंदर है या कॉलेज के फाइनल ईयर के अंदर है, बिकॉज उनको पता चलेगा किस तरीके से एक कॉलेज के साथ एक स्टूडेंट बेहतरीन रैंक लेकर आ सकता है। तो सबसे पहले मैं चलता हूं दिव्यांशु के पास। दिव्यांशु, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बेहतरीन रैंक लाने के लिए। और सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे कि कहां से आपने बीटेक किया, क्या प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की, कैसे की, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताओ। थैंक यू सर। सर मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। मैं भी अपना बीटेक परस्यू कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट से। मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ। मैंने 2 बार गेट लिखा है, एक बार थर्ड ईयर में और एक बार इस बार फाइनल ईयर में। सर थर्ड ईयर में सर मेरा रैंक था 1109 और इस बार सर मेरा मार्क्स आ रहा है 84.33 शिफ्ट 1 में। ओके, तो ये जो लास्ट ईयर कितने मार्क्स थे? लास्ट ईयर सर मेरा एक्चुअल मार्क्स था 57.33 और नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़ गया था तो 58.13 हो गया था। ओके, तो 58 से ये 84 की जर्नी जो है, इसमें कितनी मेहनत लगी और किस तरीके से आपने मार्क्स बढ़ाए? सर मेरा लास्ट ईयर लगभग 4-5 सब्जेक्ट छूट गया था। मतलब मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि मैंने 5th सेम में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो सिलेबस मैंने कंप्लीट करने की कोशिश तो किया, लेकिन 4-5 सब्जेक्ट छूट गए क्योंकि अगर मैं उनको कंप्लीट भी कर लेता तो शायद प्रैक्टिस नहीं कर पाता और मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दे पाता। तो मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया कि ठीक है, जितना हो गया प्रिपरेशन उसी के थ्रू ही अब जो करना है, मार्क्स लाना है, रैंक लाना है, जो भी है सब इसी के थ्रू। तो मतलब जो जो सब्जेक्ट मैंने छोड़ दिया था वो मुझे पता था कि इसके क्वेश्चंस मुझे देखना भी नहीं है गेट एग्जाम में, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मेरे पास सर एंड में 40-45-50 मिनट्स लगभग बच गया था लास्ट ईयर। फिर उस बचे टाइम में सेमेस्टर एग्जाम्स के जो नॉलेज था उसका यूज करके फिर और 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किया, तो मेरा 50 जो मार्क्स 50 आता वो 57-58 पे चला गया। अब इस साल फिर सर मैंने वो जो बचे सब्जेक्ट थे, CN, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, एल्गोरिदम, CD, ये सब जो बचे हुए सब्जेक्ट थे मैंने वो पढ़ने स्टार्ट किया। तो CN तो सर आप ही से पढ़ा, बस एकदम थोड़ा टाइम लगा बट समझ में अच्छा आ गया पूरा कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इनफ क्वेश्चन सर आप सॉल्व भी करवा दिए थे क्लास में ही कि दोबारा मतलब मुझे थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करना था, बस हो गया। बाद बाकी तो CN का क्वेश्चन हो ही जाता था। फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सर मैंने गलती क्या कर दिया था, मैंने पढ़ा लेकिन मैंने उसका PYQ सॉल्व नहीं किया, कभी भी सॉल्व नहीं किया। तो वो मुझे बाद में फिर प्रॉब्लम हुआ कि मैंने किया नहीं है सॉल्व, इनफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तो फिर प्रॉब्लम होने लगा। तो मैंने समझ गया कि छोड़ देते इसको, बाकी और सब्जेक्ट्स जो बचे मेरे 10-11 सब्जेक्ट है उन पर फुल्ली फोकस करता हूँ। फुल मार्क्स अगर वहां से मिल जाते तो फिर एक अच्छा रैंक मिल जाएगा। देन सर फिर प्लेसमेंट आ गया बीच में 7th सेम में, हम लोगों को मतलब एक एज अ बैकअप प्लान बैठना पड़ा। फिर मैं उधर लग गया तो फिर से वही प्रॉब्लम, मैंने OS नहीं पढ़ा था, मेरा बच गया था वो लास्ट ईयर भी, और इस बार भी वही रह गया था लास्ट में। मतलब सब सब्जेक्ट हो गया, सब मैंने पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, बस OS बचा रह गया। तो फिर वो कैसे करूँ? तो फिर वो भाई बोला कि काम करो, क्रैश कोर्स, तुम्हारे पास टाइम है, तुम कर चुके हो सब कुछ, क्रैश कोर्स फॉलो कर लो, दिन रात लगा के पढ़ना, 3-4 दिन में ही हो जाएगा। तो मैंने वही किया और एक आध 2 टॉपिक मैंने उसमें से छोड़ दिए थे जिससे क्वेश्चन आया था गेट के एग्जाम में, एक फाइल एलोकेशन का, तो वो मुझसे हुआ नहीं। मैंने 0 ऐसी एनालिटिक क्वेश्चन था तो मैंने 0 मार्क कर दिया था, बट उसका कोई न्यूमेरिकल आंसर था तो गलत हो गया। ऐसे ही सर OS तो हो गया और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स तो सर छूट गया था, फिर वो मैंने इस पर इतना फोकस नहीं किया। ये 2 सब्जेक्ट यदि और
हो जाते अच्छे से तो फिर 90 प्लस हो सकते हाँ थे सर, हमारे। हाँ सर, वो 90 प्लस तो अभी भी आ सकता था, बट वो सिली मिस्टेक जो मतलब कोई कितना भी कोशिश कर ले वो थोड़ा सा तो रह ही जाता है। ये वो थोड़ा सा बिल्कुल रहता एक ही तो रहता है। हाँ, तो तो वही जैसे वही हो गया था, सिली थर्ड मिस्टेक। ईयर में जैसे कि कोई बच्चा होता है, कुछ बच्चे सिर्फ फाइनल ईयर में गेट लिखते हैं, थर्ड ईयर में नहीं लिखते। थर्ड ईयर में गेट लिखने का कितना फायदा हुआ, और क्या सारे बच्चों को आप रिकमेंड करोगे कि थर्ड ईयर में जरूर गेट लिखना चाहिए? सर मुझे तो बहुत फायदा हुआ, मैं तो बोलूंगा सर मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि मुझे एक आइडिया हो गया था कि मुझे मैं क्या क्या करूंगा जो मुझे फाइनल ईयर में बेनिफिट होगा, और कौन कौन सी गलती मुझे वापस से रिपीट नहीं करना है। तो ये मेरा मतलब क्लियर था पूरा, और मुझे बहुत फायदा भी हुआ इस बात का। तो अगर कोई फुल्ली डेडिकेटेड है कि हाँ हमें गेट लिखना है कॉलेज के साथ ही, तो एक बार थर्ड ईयर में जरूर लिखे, मैं तो यही बोलूंगा, एक बार जरूर लिखे। एक आइडिया हो जाएगा कि मैंने गलती क्या क्या किया था लास्ट टाइम। थर्ड ईयर में जरूर लिखना चाहिए। और जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो उनके दिमाग में डाउट रहता है कि मुझे कब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए जिससे कि मैं कॉलेज के साथ टॉप रैंक ले, कॉलेज के साथ मुझे अंडर 100 रैंक लेके आनी है। तो उसको अपनी गेट की प्रिपरेशन, जैसे कि तुमने तैयारी की, तुम्हें ये आइडिया लग गया कि सिलेबस को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, या सारे सब्जेक्ट यदि कंप्लीट करने हैं, सबके पीवाईक्यू लगाने हैं, रिवीजन करना है, तो उस बच्चे को कब से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए जिससे कि वो सारी चीजें कंप्लीट कर पाए और गेट में अंडर 100 रैंक लेके आ पाए फर्स्ट अटेम्प्ट में? सर 1 ईयर 1.5 ईयर इनफ होता है सर, मतलब 15 डेज में लगता है, अगर कोई कोशिश करे तो 15 डेज में एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। और कोई लेंदी सब्जेक्ट रहा तो उसके साथ कोई और सब्जेक्ट, जैसा मैं करता था सर, सीएन तो लंबा था सर उसका कंटेंट, तो उसके साथ एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ऐसे दो पैरेलल सब्जेक्ट करके पढ़ता था। फिर डीबीएमएस पढ़ रहा तो उसके साथ एक सी प्रोग्रामिंग या सीओएल ले लिया, ऐसे करके मैं मतलब दो सब्जेक्ट पैरेलली चलाता था। तो मतलब 1 ईयर इनफ होता है। अब कंसिस्टेंसी तो थ्रू आउट द ईयर मतलब कोई मेंटेन नहीं कर पाता, मैं खुद नहीं कर सकता। तो मैं ऐसा करता था कि 1 मंथ मैंने सोच लिया था कि अगर एक सब्जेक्ट जब स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मैं डेली पढ़ूंगा, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं रुकूंगा, क्योंकि अगर मैं रुक गया तो फिर वो डिले होता रहेगा। तो एक सब्जेक्ट जैसे ही कंप्लीट होता था मैं 1-2 दिन का ब्रेक लेता था, फिर लगता था कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया पढ़े, 1-2 दिन की ब्रेक में ही तो फिर पढ़ने लगता था, फिर एक नया सब्जेक्ट चूज किया, फिर वो पढ़ने लगता था। हाँ, और मैंने एक मिस्टेक क्या किया था, कुछ कुछ सब्जेक्ट में रिवाइज नहीं करता था, तो मुझे लास्ट में वो दिसंबर में रिवीजन करना पड़ा। और कुछ कुछ कंसेप्ट जो मैं भूल गया था वो मैं वीडियो के थ्रू फिर दोबारा देख लेता था, कि जहाँ जहाँ इशू हो रहा है वो मैंने देख लिया, फिर एक बार रिफ्रेश हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व करने में और आसानी होता था। सेकेंड ईयर मतलब एक बच्चे को थर्ड ईयर में गेट लिखना है, थर्ड ईयर में वो एम कर रहा है कि यार मेरा एक अच्छी रैंक आनी चाहिए, अंडर 500 रैंक आनी चाहिए, तो उसको अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए यदि थर्ड ईयर में उसको लिखना है, अच्छा बेहतर रैंक लेके आनी है? सर ये डिपेंड करता है मतलब कौन कितना डेडिकेटेडली टाइम दे पा रहा है। जैसे कोई होता है कि मतलब आवर्स के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें दिक्कत है कि मान लीजिए सर मैं 4 आवर्स का कंटेंट देख रहा हूँ विथ नोट्स, मतलब 2 घंटे के 2 लेक्चर्स, और मतलब जनरली तो लोग वन की स्पीड से नहीं देखता, 1.5 2, मैं खुद सर 2 या 1.5 की स्पीड से देखता था। तो हार्डली 6 आवर्स लगने चाहिए विथ प्रॉपर नोट्स राइटिंग। अब मैं उसी काम को सर धीरे धीरे 10 घंटे में कर रहा तो फिर वो कोई मतलब नहीं बनता। तो एक इफेक्टिव टाइम मतलब जो सबके हिसाब से तो वेरी करता है ना सर, तो अपने हिसाब से देख ले, तो 6-7 मंथ्स इनफ होते हैं, बट अगर और टाइम है तो 1 ईयर सर इनफ होता है सर, 500 रैंक लाने के लिए अगर सही से कोई पढ़ रहा है इनफ है सर। एक साथ तो जैसे कि अभी रिकॉर्डेड कंटेंट में ये फायदा तो होता है कि आप 1x 2x पे देख सकते हो, 1.5x हाँ पे देख सर। सकते हो, टाइम को अपने हिसाब से आप चला सकते हो। जैसे कि क्लास में क्या होता है, टीचर सारे स्टूडेंट को एक मान के वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता है, तो यस सर। किसी की कैपेसिटी है कि वो आराम से देख सकता है, तो ये ऑनलाइन में बहुत बड़ा फायदा हुआ है। यदि ऐसा नहीं होता तो बच्चों को टाइम ज्यादा लग सकता था, तो यस अभी सर। ये काफी अच्छा है। और सब्सक्रिप्शन जो अनअकैडमी का है, जैसे कि बहुत सारी जगह बैच सिस्टम होता है, एक ही बैच है, आप उसी बैच में मान लो किसी को सीएन पढ़ना है पहले, और सीएन सबसे लास्ट में लगा हुआ है उस बैच में, सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो उसको लास्ट तक जाना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन का कैसे फायदा हुआ, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का बच्चों को कैसे फायदा हो रहा है, मतलब इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इससे क्या फायदा होता है? सर जैसे मान लीजिए 2-3 बैच है किसी बैच में सर, जैसे आपका एक में सीएन चल रहा था, मैंने वही फर्स्ट जिस बैच में सीएन स्टार्ट हुआ था मैंने वही पढ़ने स्टार्ट कर दिया था। किसी बैच में सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट हुआ था, और किसी में शायद अ, अ, पंकज सर ही स्टार्ट किए थे, कोई सी प्रोग्राम शायद सर स्टार्ट किए थे, तो मैंने सीएन पढ़ने स्टार्ट कर दिया था। फिर
और दो दो बैच, मतलब अगर दो तीन बैच एक साथ चल रहे तो वही फायदा था कि मैं पैरेलली देख सकता था वीडियो। सुबह मैंने सीएन देख लिया, शाम को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं है कि मुझे इस बैच में कोई नया कोर्स आएगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का तो मैं दूसरे बैच का छोड़ दे रहा हूँ कि नहीं इस बैच में ही पढ़ूंगा। ऐसा कोई मेरा फाउंडेशन नहीं था। ये एक अच्छा बेनिफिट था मेरे लिए। हाँ, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का फायदा ये बच्चों को यही मिलता है कि मतलब बच्चा अपने हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकता है जब उसको जो सब्जेक्ट पढ़ना है। अब जैसे कि मान लो कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चा थर्ड ईयर में गेट लिखा, वो सीएन नहीं पढ़ा, अब उसको सबसे पहले सीएन पढ़ना है, उसने कहीं एक बैच ले लिया और उसमें सीएन लगा हुआ है सबसे लास्ट में, तो पूरे साल उसी सब्जेक्ट का वेट करता रहेगा जो सब्जेक्ट उसको सबसे पहले पढ़ना था। तो वहां यस कहीं सर। कोई प्रॉब्लम होती है। तो सब्सक्रिप्शन का मुझे भी स्टार्टिंग में लगता था क्या फायदा, लेकिन बच्चों ने धीरे धीरे बताया कि सर बहुत फायदा होता है। कुछ लोग बोलते थे कि नहीं इतने सारे बैचेस हैं, कंफ्यूजन हो जाता है कि हमको किस बैच में जाके पढ़े, कैसा पढ़े। लेकिन बाद में धीरे धीरे बच्चों को ये समझ में आया, बच्चों ने खुद ही बताया कि नहीं सर कंफ्यूजन नहीं है, इससे फायदा है। हमको तो 10 सब्जेक्ट पढ़ने, अब जो सब्जेक्ट एक बैच से पढ़ लिया दूसरे बैच में क्यों पढ़ना है, वो चल रहा है चलने दो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत फायदा। ये बताइए कि आपने सिलेबस कब कंप्लीट, मतलब ये था कि मतलब कि इसके बाद कंटेंट कंसेप्ट नहीं पढ़ा कि ये अब एंड कर दिया मैंने कंसेप्ट पढ़ना? नहीं सर, कंसेप्ट तो मतलब मैंने दिसंबर का जब हम लोग का सेमेस्टर एग्जाम कंप्लीट हुआ, मैंने उसके पहले ही मतलब अपना कंटेंट मतलब नोट्स राइटिंग करके कंप्लीट कर दिया था। बस ओएस मेरा बचा हुआ था। देन ओके। रिवीजन रिवीजन करना था सर, तो रिवीजन करने स्टार्ट किया। थोड़ा टाइम लगा उसमें, कुछ कुछ चीजें जो मैं भूल गया था मैंने उसके लिए बराबर वीडियो देखा। और रिवीजन के लिए मतलब सर मेरा ये स्ट्रेटेजी था कि कुछ सब्जेक्ट जो लेंथी थे जैसे सीएन सीओए, ये सब बड़े बड़े सब्जेक्ट थे, तो इनको मैं नोट्स के थ्रू रिवीजन करता था। और जो सब्जेक्ट्स मतलब जिनका न्यूमेरिकल बेस्ड ज्यादा थे जैसे टीओसी हो गया और फिर डीबीएमएस, ये सब मैं सर बार बार वीडियो देखता था कि कम से कम अगर कोई एमएसक्यू आ गया जिनसे ज्यादा प्रॉब्लम होता था एमएसक्यू के लिए, तो वो फिर मेरा फंसेगा नहीं। मुझे मतलब क्वेश्चन देखते ही याद आ जाएगा कि हाँ सर ने ये क्लास में बोला था बार बार, तो इसका आंसर ये होगा। ये था सर। और रिवीजन कितनी बार किया होगा आपने, नोट्स से वीडियो से कुछ भी करके? सर मतलब ये डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट मुझे ज्यादा अच्छे से आता है। जैसे मैंने सीएन 3 बार रिवीजन किया। थ्री मुझे सर याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, मतलब कंसेप्ट याद रहे, तो मैं 6-7 बार तो कम से कम पढ़ा ही होगा खुद से, वो कौन सा नोट सब्जेक्ट? से। सीडी सर, कंपाइलर सीडी, डिजाइन। पहले डिजाइन, हाँ, ओके ओके। उसमें कुछ कुछ कंसेप्ट थे जो बार बार प्रॉब्लम देता था, वो पार्सर वगैरह का, तो मैं 6-7 बार कम से कम उसको नोट्स ही पढ़ाऊंगा। और फिर भी वो मतलब मॉक टेस्ट में कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन मिल ही जाता था कि जो मुझे नहीं आता, तो फिर मैं उसको भी पढ़ लेता था कि कुछ नया सीखने को मिल गया, चलो इसको लिख लेते हैं। और मतलब 2-3 बार इनफ होता है रिविजन। तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट उसके बाद अगर सब क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आ रहा है, कंसेप्ट पूरा याद है अच्छे से कि हाँ अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं कंसेप्ट लगा के सॉल्व कर दूंगा, तो फिर ठीक है। गुड, ग्रेट। शॉर्ट नोट्स बनाए थे कि उसी फुल नोट्स में नहीं ही मार्क? सर, नहीं सर, मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था और मार्क भी नहीं किया था मैं। मतलब मेरा ये था कि एक बार मैंने फुल रिवीजन कर लिया तो मुझे कंसेप्ट याद रह जाता था कि हाँ ठीक है ये क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से सॉल्व किया था। तो एक बार हो गया मॉक टेस्ट में क्वेश्चन मुझे मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ दिन बाद मैं फिर से रिविजिट करता था उस सब्जेक्ट को कि अब देखते कौन कौन सा कंसेप्ट नहीं आ रहा है। तो जो जो मुझे लगता था कि मैं भुला भुला हूँ मैं उसको तुरंत देख लेता था। और कुछ कुछ तो मतलब हर सब्जेक्ट में ऐसा कोई ना कोई टॉपिक होता है कि जो बहुत इजी होता है, उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं आपकी होती। अंडरस्टैंडिंग कितनी है, हाँ। तो वो मैं नहीं पढ़ता था। जैसे कि सी प्रोग्रामिंग मैं रिवीजन नहीं करता था क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से आता था। मैंने कॉलेज में भी मतलब किया था और डीएसए भी मैं सी प्लस प्लस में करता था, तो सी अगर आता है फिर सी प्लस प्लस में लोग स्विच करते हैं उसके बाद, तो मुझे अच्छे से आता था, मैं नहीं पढ़ता था। डेटा स्ट्रक्चर भी मुझे काफी अच्छे से आता था, मैं उसको रिवीजन नहीं करता था। एल्गोरिदम मैंने रिवीजन किया कई बार, 3-4 बार तो किया ही होगा कम से कम, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंसेप्ट रहते हैं। मतलब अगर एक छूट जाए तो फिर गलती हो जाएगा एमएसक्यू में, ऐसा था। तो ऐसे ही मैं रिवीजन करता था। गुड गुड, ग्रेट। और फर्स्ट मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आए, जो फर्स्ट दिया होगा? हाँ। इस साल सर इस बार तो सर 60 शायद मिला था, 60 पॉइंट समथिंग। बट ये सर तुक्के से समझ लीजिए मिला होगा मुझे, क्योंकि एक्चुअली मैंने उस टाइम ना रिवीजन नहीं किया था पूरा सही से। मेरा बहुत ओके। सारा सब्जेक्ट बचा था रिवीजन का। तो ऐसा रहता है ना कि कभी कभी आपको कोई कंसेप्ट किसी सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं किया है, अगर आता हो गलती से याद आ गया एग्जाम में, इजी सा क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व कर दिए। तो वैसा था। मैंने उसके बाद 2 और मॉक टेस्ट दिया, तो मेरा मार्क्स 6-7 मार्क्स करके कंसिस्टेंटली डिक्रीज हुआ। मतलब 60 के बाद मुझे मिला सर 53, देन 48। फिर मैंने भैया, मतलब मेरे भैया जो है वो मुझे गाइड करते थे
वो भी इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, वो मास्टर्स करे आईटी से ही। तो उन्होंने बोला कि काम करो, 1 वीक का गैप लो, रिविजन करो, उसके बाद टेस्ट देना। फिर मैंने टेस्ट दिया 1 वीक बाद, तो फिर 70 मार्क्स मिला मुझे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो हाईएस्ट मार्क्स कितने आए थे मॉक टेस्ट में? हाईएस्ट मार्क्स सर मुझे मिला था 80.01। ओके ओके, 80 पॉइंट। हाँ, तो बच्चे कभी कभी देखो मॉक टेस्ट जो है उससे क्या है ना, बस आपको गलतियां देखनी है। कभी कभी बच्चे मॉक टेस्ट को एकदम सोच लेते हैं कि यार मॉक टेस्ट में मार्क्स मेरे कम आ रहे हैं तो गेट में भी कम आएंगे, या मॉक टेस्ट में कभी कोई ज्यादा आते हैं तो गेट में। मॉक टेस्ट जो है, जो मेरा मानना है, वो सिर्फ क्या है, उससे आप सीख लो कि यहाँ कहाँ पे मिस्टेक हुई है, उनको नोट डाउन कर लो, जिससे कि एक्चुअल गेट के पेपर में वो मिस्टेक ना हो। यस सर, ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। मैंने मतलब मेरा मैक्सिमम टाइम मार्क्स सर 60 to 70 के बीच में ही लाई करता था, मतलब 61, 63, 67, 64, 65 ऐसे करके मुझे बहुत मार्क्स मिला। मतलब मैं 70 के थ्रेशोल्ड को क्रॉस ही नहीं कर पाता था, 70, 71, 72 इससे ज्यादा मैं नहीं पाता था। तो मैं क्या करता था कि मतलब अपने गलतियों को बस नोट करते चला जाता था कि मैंने इतने सिली मिस्टेक किया है, ये अगली बार अवॉइड नहीं करना। जैसे मेरी खराब आदत क्या थी, मैं क्वेश्चन बहुत जल्दी रीड करनी, मतलब ऊपर ऊपर से रीड करके सॉल्व करने की गलती करता था। तो वो मुझे फिर हटाना पड़ा कि नहीं, पूरा क्वेश्चन 2 बार पढ़ो कम से कम, मतलब एक बार सॉल्व करते हो और एक बार आंसर टिक करते हो कि कौन सा वाला पूछा जा रहा है और कौन सा मैं टिक कर रहा हूँ आंसर। क्योंकि ये मेरा गलती होता था। बट ये मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब एग्जाम में, गेट के एग्जाम में मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि ऑप्शन में भी सही से रीड करना पड़ता है, क्योंकि वो एमएसक्यू था, मैंने एमएसक्यू का वो ऑप्शन सही से रीड नहीं किया और गलती से मतलब 3 की जगह 4 ऑप्शन टिक कर दिया। तो भाई बोला कि नहीं, वो गलत गलत है, तुम जल्दबाजी में गलत पढ़ दिए हो। तो ये एक मिस्टेक था जो मतलब मैंने अवॉइड करने की बहुत कोशिश किया, बट क्वेश्चन से वो ऑप्शन में चला आया। तो अगर वो मुझे मॉक टेस्ट मिलता तो फिर सही हो जाता। फिर टाइम मैनेजमेंट तो मतलब वो मेरा पहले से ही ठीक था, मतलब मुझे पता था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, और मेरा जल्दी भी सॉल्व हो जाता था। और लगभग 2.5 घंटे में ही मैं मतलब मॉक टेस्ट सबमिट कर देता था, क्योंकि मॉक टेस्ट में जल्दी सबमिट करने पे सेम मार्क्स पे रैंक ऊपर नीचे हो जाता है। तो रैंक अच्छा देखने के लिए मैं जल्दी सबमिट कर देता था, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा था, एक मॉक टेस्ट के टॉपर था, वो मैं देखता था कंसिस्टेंटली हर मॉक टेस्ट में 2 hours 58 minutes पे ही सबमिट करता था। तो मैं सोचता था कि ऐसा क्यों कर रहा है बार बार हमेशा 2 मिनट में। जिस दिन मैं एग्जाम दिया गेट का, तो हुआ ये कि 2.5 घंटे में तो मेरा पेपर कंप्लीट हो गया, और मॉर्निंग शिफ्ट था। तो उसके बाद मेरा सिर दर्द करने लगा कि अब नहीं, अब और सॉल्व नहीं करेंगे, अब सीधा सबमिट। बार बार दिमाग वहां पे जा रहा है। तो उसके बाद मैंने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, 3-4, वो सब गलत हो गया। वो मतलब जो हैबिट थर्ड ईयर, क्वेश्चन सॉल्व करने की नहीं बनाई थी। हाँ, तो जो मेरा थर्ड ईयर में जो रैंक लाने में बेनिफिट किया था कि 45 मिनट बच गया, मैंने 4 क्वेश्चन और सॉल्व कर लिया, वो यहाँ पे नहीं हुआ, वो गड़बड़ हो गया सर। तो ओके, यहाँ से ये भी सीख मिली कि बच्चे को पूरा 3 घंटे का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। वो हैबिट बन हाँ जाती है। जब हम कभी भी कोई भी काम 2 घंटे में कर रहे हैं तो फिर वो 2 घंटे के बाद फिर सर दर्द करने लगेगा। हाँ। हाँ, तो वही मैंने गलती कर दी। फिर मैंने सोचा कि शायद कर सकता था और, बट ठीक है जो है, क्या ही कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अभी अभी क्या सोचा है, कौन सा कॉलेज का सोचा है, किस कॉलेज में जाना है? अभी तो सर कंफ्यूज हूँ, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास में। बॉम्बे आईआईटी मतलब, हाँ ठीक से एक बार रिसर्च कर लो अच्छे से, मतलब कि कहाँ पे क्या है प्लेसमेंट का। दोनों ही बेहतरीन कॉलेज है, आईआईटी बॉम्बे भी बढ़िया है, आईआईटी मद्रास भी अच्छा है। तो दोनों में से कोई सा भी चूज करो, वो बेहतरीन ही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आईआईटी पहुंचो। फिर आईआईटी पहुंचने के बाद फिर से एक बार कॉल होगी, फिर से बात होगी। हाँ सर। ठीक है, थैंक यू सो मच दिव्यांश अपना समय देने के लिए, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फिर से।